नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हम सभी लोग सीटेट पे पर्यावरण की जो क्लासेस हमारी चल रही हैं उसमें कुछ प्रश्न रह गए थे, हम सभी लोग उस पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो हमारे मित्रगण हमारे चैनल पर नए हैं, ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। खैर, अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न था कि हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। यह आपके एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो आपका सही ऑप्शन हो गया ए, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब। ये आपके हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हो गए। अगला हमारा प्रश्न है, कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, इस पर बात करते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। अगला हमारा ऑप्शन है, कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। ए आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर सही किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है और ए गलत है किंतु आर सही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको इस पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना होगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा, फिर आपको एक एक ऑप्शन पर ध्यान देना होगा। तो खैर बात करते हैं, इसको समझते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा आपका? तो इसका सही जवाब आपका होगा ए। दोनों कथन ए एवं आर सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो अब हम सभी लोग ऑप्शंस को समझ लेते हैं। जो रेशम के कीड़ा है अपनी मादा को उसकी गंध से, जो मादा होती है वह एक प्रकार की गंध छोड़ती है, जिससे जो नर कीड़ा होता है वह काफ़ी दूर से उसकी गंध से उसको पहचान लेता है। कई किलोमीटर की दूरी भी हो तभी वह उसको पहचान लेता है। और कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। कहने का मतलब वही है, फेरोमोन्स नामक एक जो होता है उस खुश गंध होती है वह मादा कीड़े के द्वारा छोड़ी जाती है, जिसको नर कीड़े आसानी से पहचान लेते हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो गया। अच्छा, अब ईवीएस जो आपका जीके या जीएस के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम सभी लोग उस पर बात कर लेते हैं। जो रेशम कीट होता है दोस्तों, शहतूत के पत्तों को खाते हैं और यह मूल निवासी कहाँ के हैं? तो मूल निवासी उत्तरी चीन के हैं। ये उत्तरी चाइना या चीन जो है इनका मूल निवास है। इनका मूल निवास उत्तरी चाइना हो गया आपका। ठीक है, ये आता भी है दोस्तों, क्योंकि अब ईवीएस में ही जीके जीएस का पोर्शन इसमें ही शामिल कर दिया गया है। और एक जो मूंगा रेशम है यह भारत में कहाँ उगाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह असम में उगाया जाता है। मूंगा रेशम कहाँ, अगर प्रश्न आता है आपका कहाँ उगाया जाता है, तो असम में उगाया जाता है। और अगर हम बात करें रेशम का साइंटिफिक नेम क्या है, तो बॉम्बेक्स मोराई के नाम से भी इसको जानते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। अगला ऑप्शन है आपका, ईवीएस की थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। तो इसमें कह रहा है 1 2 दोनों सही हैं, या फिर 1 एवं 2 दोनों कथन 1 एवं गलत है। कह रहा है 1 सही है या फिर 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 1 जो है 2 सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, उस पर बात करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन जो 2 है वह सही है। कथन 1 गलत है। ईवीएस के पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध हो गए, भोजन, यातायात, आवास, वस्तुएं कैसे कार्य करती है। ये जो थीम है दोस्तों ये गलत है। 6 थीम कौन कौन सी हैं इसको हम समझते हैं। जो 6 थीम हैं कौन कौन सी हैं, 6 जो थीम हैं ये कौन कौन सी हैं। तो ये हो गई, पानी हो गया, आप ये सभी आपके जो इसमें दिए हुए हैं वो गलत हो गए। पहला हो गया आपका परिवार और दोस्त। परिवार, ये हो गया आपका परिवार एवं दोस्त। नंबर 1 हो गया आपका यह। नंबर 2 हो गया आपका भोजन। नंबर 3 हो गया आपका आश्रय। नंबर 4 हो गया आपका जल। नंबर 5 हो गया आपका यात्रा।
नंबर 6 हो गया, जो चीज़ें हम बनाते और करते हैं, जो चीज़ें हम बनाते और करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका क्यों गलत है? हालांकि पर्यावरण की जो ईवीएस की जो थीम है उनको 6 भागों में बांटा गया है, किंतु जो दी हुई ऑप्शन में वो नहीं है। तो इसमें परिवर्तन क्या क्या है? परिवार एवं दोस्त हो गए आपके, आपका सेकंड हो गया भोजन, तीसरा हो गया आपका आवास, चौथा हो गया आपका जल, पांचवा हो गया यात्रा, छठा हो गया जो चीज़ें हम बनाते और करते हैं। तो ये आपकी मुख्य रूप से 6 थीम्स हो गई। अच्छा, ईवीएस के अगला ऑप्शन सही है आपका, क्योंकि ईवीएस की जो थीम होती है बच्चों के जीवन के बहुत करीब होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह उनके सामुदायिक वातावरण से लिया गया, उनके कल्चर से लिया गया, तो वो अच्छे समझते हैं। जैसे परिवार, उनके परिवार के बारे में बच्चा अपने परिवार को अच्छे समझता है, दोस्तों को भी समझता है, भोजन के भी बारे में भी जानता है, आश्रय वहाँ जहाँ रहता है उसके बारे में अच्छे से समझता है। आपका जल हो गया, उसके बारे में भी जानता है। यात्रा, कहीं अगर वह घूमने जाता है तो उसका विवरण भी याद रखता है वह। जो चीज़ें हम बनाते हैं, वह अपने आप कोई चीज़ बना रहा है या कोई कार्य कर रहा है तो उसको वह बेहतर समझेगा। अगला हमारा प्रश्न है, दिए हुए कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है और फ्लोएम को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो जाइलम, इसको हम ऐसे समझते हैं दोस्तों, जो जाइलम हो गया आपका और फ्लोएम हो गया आपका, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम जल को, जा से जाइलम आपका हो गया, जा से आपका जल हो गया, आप ऐसे याद रखिए। तो जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, पौधे के विभिन्न भागों तक यह पहुंचाएगा। अब फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करता है? जो भोजन होता है वो भोजन हो गया, खनिज लवण हो गए, इन सभी को, भोजन को पत्तियों के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा। जल और खनिज लवण को तो जाइलम पहुंचाएगा, किंतु जो भोजन बनाया जाता है वह पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाएगा, भोजन को पहुंचाएगा फ्लोएम। तो इसमें कहने का मतलब क्या है? ए और बी आपके दोनों सही होंगे। अगला हमारा प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन करने के लिए अपने छात्रों का आकलन करता है, वह है शिक्षकों का अवलोकन, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, गतिविधि के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल, या फिर पोर्टफोलियो। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका पोर्टफोलियो होगा सही जवाब। इसे लेकर के कई प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग अच्छे से समझिए। अच्छा, पोर्टफोलियो है क्या दोस्तों? अगर हम बात करें पोर्टफोलियो है क्या, तो पोर्टफोलियो जब हम किसी छात्र को निश्चित अवधि में उसके शैक्षणिक कार्य जो होते हैं उसका संग्रह जो होता है वह पोर्टफोलियो हो गया। शैक्षणिक कार्य का तात्पर्य क्या है? जैसे बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल करी, उसने क्या कार्य किया, इन सभी का साक्ष्य जो विवरण होता है वह पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। जो बच्चे की मुख्य रूप से गतिविधियाँ होती हैं वो पोर्टफोलियो के अंतर्गत शामिल होंगी। अगला हमारा प्रश्न है कि रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू जल में डूब गया, नींबू जल में तैरने लगा, नींबू जल में 2 भागों में टूट गया, नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया। तो आपका ये कह क्या रहा है दोस्तों? कह रहा है कि रवि ने एक गिलास में उसने जल लिया और उसमें एक नींबू डाल दिया, फिर उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है। तो गिलास लेता है, उसमें फिर नींबू डालता है, उसमें नमक भी डाल देता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो होगा तो यह कौन सी प्रक्रिया को दर्शाएगा? तो आपका इसका सही जवाब होगा नींबू जो होगा जल में तैरने लगेगा। अच्छा, उसके पीछे कारण क्या है? जैसे सिंपल पानी आपने लिया तो उसका जो घनत्व होता है अपेक्षाकृत कम होता है, ये नॉर्मल हो गया समझ लीजिए आप। किंतु अगर जब आप उसमें नमक डालते हैं, नमक डाल दिया आपने, तो सामान्य पानी की अपेक्षा उसका घनत्व जो होगा बढ़ जाएगा। तो जब घनत्व जैसे बढ़ जाएगा तो क्या होगा? जो नींबू होगा वह तैरने लगेगा। हालांकि सामान्य पानी में तो वह डूब जाएगा, किंतु जब नमक डालेंगे तो नींबू जल में तैरने लगेगा। उसके पीछे कारण क्या रहेगा? कारण यही है कि उसका घनत्व बढ़ जाएगा। तो यही कह रहा है कि रवि ने एक गिलास लिया, मान लेते हैं ये आपका गिलास हो गया दोस्तों, और इसमें आपका ये जल हो गया। ठीक है, अब इसमें एक नींबू का टुकड़ा डाल दिया, और उसमें फिर क्या करा? आधा चम्मच एक बार में उसने नमक डाल दिया, नमक आपका डाल दिया इसमें। ठीक है, तो नमक डालने से पानी का घनत्व जो है वो बढ़ जाएगा सामान्य पानी की अपेक्षा,
तो जो नींबू का टुकड़ा होगा वह तैरने लगेगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की थीमों को दर्शाता है? मौसम, पानी, यात्रा, भोजन, पदार्थ, आवास, परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन। आवास हो गया आपका, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो हम सभी लोगों ने ईवीएस की थीमों पर अभी बात कर ली। तो उसमें कौन कौन सी थी? आवास थी आपकी, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। ये आपका अभी पिछले प्रश्न में आपने देखा। ये देखिए कि इसकी 6 थीम है। कौन कौन सी? परिवार और दोस्त, भोजन, आश्रय जो आवास आपका है, जल हो गया, और जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं। तो यही कह रहा है कि ईवीएस की थीमों से कई प्रश्न बनते हैं और आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग थीम्स को अच्छे से याद रख लीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। यह आपका सही जवाब हो गया। अगला हमारा प्रश्न कौन सा है? अलबरूनी है आपके के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कि अलबरूनी जो है आपके उनके बारे में इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और आपको यह छांटना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो हम सभी लोग उस पर बात करते हैं। अलबरूनी जहाँ से आए थे, जो आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं, मतलब कह रहा है कि अलबरूनी जिस क्षेत्र से आए थे उसे आजकल हम क्या कहते हैं? उसे आजकल हम क्या उज्बेकिस्तान कहते हैं। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले भारत आए थे। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। कह रहा है कि उस समय जो तालाब थे, जब अलबरूनी भारत आया था तो उसके बारे में उसने क्या कुछ भी नहीं लिखा। उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तत्कालीन प्रशंसा की। तो कह रहा है उसमें कि कौन सा जवाब जो है इसका गलत है, अर्थात सही नहीं है। तो ऑप्शन ही का इसका प्रश्न के लिहाज से सी है। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। ये आपका जो है गलत हो जाएगा। अच्छा, अलबरूनी का जन्म वर्ष 1973 के 973 ईसा पूर्व हुआ था दोस्तों। 973 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जो वर्तमान समय में उज्बेकिस्तान का ही एक हिस्सा है। अच्छा, वह जब भारत आया था तो उसने तालाब के बारे में लिखा था और उसकी प्रशंसा भी करी थी। तो इसी लिहाज से ये ऑप्शन जो होगा आपका गलत हो जाएगा कि उसने तालाब के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, ये बातचीत नहीं की। तो आपका ये ऑप्शन जो होगा गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने तालाब की अच्छी खासी प्रशंसा भी करी और जो उसके द्वारा कृतियाँ हैं उसमें तालाब के बारे में, जो भारत की विशेषता, भारत के तालाबों को जो विशेषताएँ हैं उसके बारे में उसका उल्लेख भी मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में ए और बी पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कौन सा है आपका? बोरा असम में उगाई जाने वाले धान की एक सामान्य प्रकार की फसल है। धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है। इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस आपके ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों गलत हैं कह रहा है। ए सही है परंतु बी गलत है। ए गलत है परंतु बी सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा उस पर हम सभी लोग बात करते हैं, समझते हैं इसको। तो इसका सही जवाब आपका दोस्तों क्या होगा? ए और बी दोनों सही हैं। इसका सही जवाब आपका क्या होगा? ए और बी दोनों सही हैं। बोरा है क्या, पहले समझते हैं बोरा है क्या। तो बोरा मुख्य रूप से असम में उपयोग करी जाती है, जो एक धान की। तो हम सभी लोग समझते हैं कि बोरा जो है क्या। तो अच्छे से इसको हम समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि हालांकि आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उसमें होते तो आप बोरा जो धान की अन्य किस्मों पर चर्चा करते, किंतु उतना आपके डीप में नहीं पढ़ना है आपको। तो हम सभी लोग बोरा को समझ लेते हैं है क्या। तो बोरा जो है दोस्तों एक धान की ही किस्म है। बोरा धान की ही किस्म है। बोरा जो है धान की ही किस्म है एक प्रकार की। जो इसका चावल होता है वह चिपचिपा होता है। चावल इसका कैसा होता है? तो लस्सी अधिक पाई जाती है, चिपचिपा होता है। ठीक है, और मुख्य रूप से असम में जब उगाया जाता है तो ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। कब उगाया जाता है? तो गर्मियों में ही उगाया जाता है। जब मुख्य रूप से गर्मियों में उगाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी मिट्टी की। तो इसकी मिट्टी जो होती है दोमट मिट्टी होती है। दोमट मिट्टी। तो उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। जो बोरा है असम में उपयोग की जाने वाली धान की एक सामान्य किस्म है। जो इसका चावल होता है वह अत्यधिक चिपचिपा होता है और उसमें लस्सी अधिक पाई जाती है। यह गर्मियों में उगाया जाता है। अगर हम बात करें धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मास आपको ज्ञात करना जिसका घनत्व 12 ग्राम मिलीलीटर है तथा आयतन की बात करें तो 3 ml है। तो इसका ऑप्शन आपको जो इसका सूत्र होता है घनत्व का वो आपको दिया हुआ है।
डी बराबर एम अपान वी। यह आपका फार्मूला होता है किसी वस्तु का घनत्व ज्ञात करने के लिए। तो आपका घनत्व कितना दिया हुआ है और आपको द्रव्यमान मास ज्ञात करना है, तो मास का आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, आपको डी दिया हुआ है 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर के हिसाब से दिया हुआ है और आपका V दिया हुआ है 3 ml। आपको M ज्ञात करना है, तो M का फार्मूला क्या हो जाएगा, M बराबर D इंटू वी। तो आप कहने का तात्पर्य है कि 12 गुणे 3 तो बराबर आपका कितना हो जाएगा 36 ग्राम। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें आपका सूत्र दिया ही हुआ है, तो डी बराबर एम अपान वी आपने कर दिया। अब आपको अगर जब यम ज्ञात करना है तो इसका आप क्रॉस कैंची गुणा कर देंगे, डी अपान 1 इसका कैंची गुणा करेंगे जब, तो एम बराबर डी मल्टीप्लाई वी, ये हो गया आपका डी वी। तो आपका घनत्व दिया ही हुआ है 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर दिया हुआ है, 3 ml आपका आयतन दिया हुआ है, तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, गुणा कर देंगे तो 36 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे। छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे, आप समूह कैसे बनाएंगे। 4/5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएं, या फिर परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समान समूह बनाएं, या फिर भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं। समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का एक समूह बनाएं। तो कह रहा है कि आप छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें कि कौन सी ऐसी रणनीतियां हैं जो बेहतर होंगी, जिससे जो छात्रों के जो सहपाठी हैं वो अच्छे से सीख सकेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं। समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का एक समूह बनाएंगे। जैसे उनका समान लिंग है और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी समान है, तो वो क्या सीखेंगे, जब उनमें कुछ विविधता ही नहीं पाई जाएगी तो सीखेंगे क्या। और परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार अगर आप बना रहे हैं ग्रुप, तो जाहिर सी बात आप भेदभाव कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, जो कि उचित प्रक्रिया नहीं होगी। 4/5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाए, यह भी एक उचित प्रक्रिया नहीं है। तो आपके ये सभी जो होंगे गलत होंगे। अब विषम ग्रुप होगा, प्रत्येक बच्चा अलग अलग होगा, पढ़ने में कुछ तेज होंगे, कुछ धीम होंगे, कुछ अपना खेल में निपुण होंगे, तो सभी एक जो ग्रुप होगा आपका विविधताओं से युक्त रहेगा, तो उससे कुछ सीखेंगे, अलग अलग करके बच्चे सीखेंगे। तो विविधता मायने रखती है दोस्तों, क्योंकि एक दूसरे से बेहतर रूप से अच्छे से सीख भी सकते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं। अगला हमारा प्रश्न है, घड़सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। जो घड़सीसर है से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही उत्तर चुनें। जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनाया था या फिर यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था, या 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था, या फिर यह तालाब आज भी प्रयोग में है। तो इसका सही जवाब होगा, यह तालाब आज भी प्रयोग में है, क्योंकि इसका पूछ रहा नहीं है, तो आपका यह तालाब आज भी प्रयोग, वर्तमान समय में इस तालाब का प्रयोग नहीं करा जा रहा। यह जैसलमेर के जो राजा हैं घड़सी, उनके द्वारा यह बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था, तो घड़सी के द्वारा बनाया गया था, घड़सी के द्वारा बनाया गया 650 साल पहले, 650 वर्ष पूर्व इसको बनाया गया। इसमें अपेक्षाकृत 9 तालाब शामिल थे, 9 तालाब शामिल थे। और इसका निर्माण किस लिए किया गया, तो जो बारिश का जल होता है, वर्षा जल के संचयन हेतु, वर्षा जल को संचित करने के लिए बनाया गया था। तो घड़सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो आपका यह सही नहीं है, तालाब आज भी प्रयोग में है, क्योंकि काफ़ी पुराना है तो समय के साथ साथ चीज़ें गायब हो जाती हैं। 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था, 650 साल पहले बनाया गया, और घड़सी ने इसे बनवाया। किस लिए बनवाया, तो जो बारिश का जल है उसको संचित करने के लिए बनाया। अगला हमारा प्रश्न है कि थीम परिवार और मित्र,
जो ईवीएस की तो थीम है आपकी परिवार और मित्र में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका कारण क्या है? थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। कारण और अभिकथन की सही व्याख्या करता है। कह रहा है कि दोनों ऑप्शन सही हैं और जो सेकेंड ऑप्शन है वह कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अभिकथन और कारण सही हैं, लेकिन कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। जो ये कारण है ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, कह रहा है। अभिकथन सही है, ये आपका सही है कह रहा है, लेकिन कारण जो है आपका ये गलत कह रहा है। अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसके अब हम सभी लोग इसको समझते हैं, चर्चा करते हैं अच्छे से एक एक बिंदु पर। तो ये क्या कह रहा है? इसका सही जवाब क्या होगा आपका? अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। कह रहा है कि हम जैसे जैसे ऊंचे जाते हैं वहाँ पर समुद्र तल की पर आसानी से खाना पका सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं, तो इसको हम समझते हैं क्या तात्पर्य है इसका, क्या कहने का मतलब है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कि ए सत्य है लेकिन जो आर है असत्य है। कह रहा है कि हम जैसे जैसे ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। मान लेते हैं ये आपका समुद्र तल है, ठीक है, ये आपका समुद्र तल है और ये आपकी कुछ ऊंचाई है। तो कह रहा है कि यहाँ पर आप इस क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ पर हम खाना आसानी से बना सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, यह गलत हो गया आपका। तो कहने का मतलब ये है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब होगा, वायुमंडलीय दाब कम होगा। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा और क्वथनांक जो है यह बढ़ने की बजाय कम होगा। क्वथनांक भी आपका क्या होगा? जो क्वथनांक है यह कम होगा, ना कि बढ़ेगा। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे क्वथनांक भी आपका कम हो जाएगा और वायुमंडलीय दाब भी कम हो जाएगा। और समुद्र तल पर क्वथनांक और वायुमंडलीय दाब बढ़ जाने के कारण खाना आसानी से हम बना सकते हैं। जो आपका समुद्र तल है यहाँ पर क्वथनांक भी आपका अधिक होगा और वायुमंडलीय दाब भी अधिक होगा, जिसके लिहाज से खाना शीघ्र ही पक जाएगा। ये ऑप्शन जो आपका दिया हुआ ये गलत है कि अधिक ऊंचाई पर क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे क्वथनांक घटेगा आपका और वायुमंडलीय दाब भी कम होता जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना ने अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है। कह रहा है कि जो पास में दिया हुआ कृषि फार्म है उसका दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने का संकेत शामिल है? प्रश्न करना, अभिव्यक्त करना, परिणाम निकालना, या फिर प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्त, या फिर अनुमान, प्रयोग, अवलोकन। तो इसका तात्पर्य क्या है? प्रश्न कह रहा है कि जो एक शिक्षिका है छात्रों का एक समूह है दोस्तों, उनको पास के कृषि फार्म का एक दौरा करना है और उनके द्वारा जो उपकरण या जो भी फसल उगाई जाती है उसके बारे में आप उनको जानकारी कलेक्ट करके रिपोर्ट अपना देनी है। तो इसमें कह रहा है कि कौन कौन से कौशल और सीखने के संकेत जो हैं शामिल हैं। तो इसका आपका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना, परिणाम निकालना, ये आपके सही शामिल हैं इसमें। आलोचनात्मक विश्लेषण करना, जैसे आप फार्म का दौरा करेंगे तो आप क्या करेंगे भाई? जानकारी कलेक्ट करने के लिए प्रश्न पूछेंगे और कुछ उनके विचार सुनेंगे, कुछ अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, फिर मूल रूप से उसका परिणाम निकालेंगे। आप उसका आलोचनात्मक विश्लेषण भी करेंगे कि उनके द्वारा जो दिए गए तथ्य सही हैं तो कैसे सही हैं, ठीक है, और आप में जागरूकता भी व्यक्त होगी। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझिए।
अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद दोस्तों, आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए।